हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है बच्चों। मैं हूं सीएस अनिल और मेरे सीएस डबलईटी स्टूडेंट्स बेटा चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं आज। लास्ट वीडियो आई होप बच्चे देख के आए होंगे यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जल्दी से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स। नाम से पता लग रहा है रीजनल रूरल बैंक्स, यानी रूरल एरियाज में जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं उसके बारे में बात हो रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, तो फाइनेंशियल सिस्टम में हम रूरल एरियाज को भी कवर करते हैं, राइट। तो रूरल एरियाज में भी बैंकिंग फैसिलिटीज का होना उतना ही जरूरी है जितना अर्बन एरियाज में है ना। तो रूरल एरियाज में जो बैंक्स हैं उनको हमने नाम दिया है आरआरबीज। कब स्टैब्लिश हुए थे? अंडर दी आरआरबी एक्ट 1976 में। पहले तो ईयर बता दिया। बेस्ड ऑन नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेशन, एक नरसिम्हा कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के तहत ये वाले बैंक्स बने थे। जो पहला रीजनल रूरल बैंक था उसका नाम क्या है? प्रथम बैंक, मुरादाबाद, यूपी ऑन October 2। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? नाम से तो पता लग ही रहा है, वही इसका ऑब्जेक्टिव है बेटा। क्या कि प्रोवाइड दी बैंकिंग एंड क्रेडिट इन रूरल एरियाज, ब्रिंग 70% रूरल पॉपुलेशन रेशियो इनटू द इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, कि कम से कम 70% रूरल पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको एनकरेज करा जाए और उनको फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जाए। ठीक है बच्चों, चलो ओनरशिप स्ट्रक्चर अगर हम बात करें आरआरबीज में, मतलब कौन देता है, कौन मेंटेन करता है, किसके पास उनकी ओनरशिप है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 50% ओनरशिप, स्पॉन्सर बैंक्स लेते हैं इसमें 35%, स्टेट गवर्नमेंट का है 15%। ये परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है जो अलग अलग लोगों के पास होल्ड है। ठीक है बच्चों, चलो क्या फंक्शन है? मेन तो नाम वाला फीचर है ही, प्रोवाइड द बैंकिंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि कुछ ऐसे एरियाज जो प्रॉपरली अर्बन एरियाज की तरह डेवलप्ड नहीं है पर वो रूरल भी नहीं है, तो उनको हमने नाम दिया है सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है बच्चों, तो सेमी अर्बन एरियाज में भी इसका बेनिफिट है। कंडक्ट द गवर्नमेंट ऑपरेशन लाइक एमजी नरेगा, जो कि मिनिमम वेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, वेज डिस्ट्रीब्यूशन, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफर द पैरा बैंकिंग सर्विसेज, लॉकर्स, कार्ड्स, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग एंड यूपीआई। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरा बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं रूरल एरियाज या फिर सेमी अर्बन एरियाज तक भी एक्सटेंड हो गई हैं थ्रू आरआरबीज। ठीक है, एक्ट एज अ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्योंकि रूरल एरियाज में तो वहां पे फाइनेंशियल लिमिट्स भी छोटी होती हैं, ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट फोकस जो इनका किसके ऊपर है? कंसोलिडेशन फॉर बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ताकि और ज्यादा अच्छे से काम करा जाए और ज्यादा इनका स्कोप इंक्रीज हो और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े, राइट। एक्सपेंशन इनटू द अर्बन एरियाज वेयर परमिटेड, मतलब रूरल एरियाज को एक्सपैंड करके अर्बन एरियाज तक लाया जाए जहां जहां पे परमिशन है ऑब्वियसली। तो रूरल एरियाज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करा जाए अर्बन एरियाज के साथ, और जो गैप्स है बीच में जिसकी वजह से रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो पाते, वो गैप्स को रिमूव करा जाए। ठीक है ना। सपोर्ट द गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट स्कीम, अब जो भी गवर्नमेंट की रूरल एरियाज में स्कीम्स आती है उनको सपोर्ट करना और उनको अच्छे तरीके से प्रमोट करना, ताकि वो हर एक पर्सन जो रूरल एरिया में रहता है वहां तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पता है आपको क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं इसमें। मेजॉरिटी स्टेक हेल्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। कोई भी बैंक होगा वो रेगुलेटेड बाय आरबीआई तो होगा ही होगा, क्योंकि आरबीआई ही गवर्न करता है सारे बैंकिंग सिस्टम को। फोकस क्या है? कस्टमर सर्विसेज, इनोवेशन एंड डिजिटल बैंकिंग। एग्जांपल में आपके एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज विद एचडीएफसी बैंक इन 2023। ये आप अपने आंसर्स में ये सब चीजें ना मेंशन करते हो अगर, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बात करी बच्चों कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर की नजर इन चीजों पे जाती है कि आप लेटेस्ट चीजें भी पढ़ रहे हो और आपको नॉलेज है और आप अपने आंसर में मर्ज कर रहे हो। देखो यही एक डिफरेंस है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और प्रोफेशनल एग्जाम्स में। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिख दो और कुछ भी लिख दो, नंबर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम्स में वो आपका इनपुट जरूर मांगते हैं कि आप जो बुक्स में बताए वो तो आप लिख ही रहे हो, लेकिन साथ में आपको लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है, तो बहुत मैटर करता है, खास करके इन जैसे एग्जाम्स में, इकोनॉमिक्स में, या जो टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। तो कुछ आप अपने इनपुट्स अगर उसमें ऐड ऑन करते हो तो आपको उसके वेटेज मिलती है। ठीक है बच्चों, चलो रीसेंट ट्रेंड्स देखते हैं बेटा जो आपको बुक में मेंशन है 2023-24 के। एक तो रेपो रेट हेल्ड एट 6.5% बाय एमपीसी। ये एमपीसी है जो हमारी आरबीआई की कमेटी है, ठीक है, जो इस रेट को मेंटेन करके चलती है, उसकी बात हो रही है। जो आरबीआई की कमेटी है जो मेंटेन करती है कि रेपो रेट अभी तक 6.5% पे होल्ड करा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिक्टर एनपीए नॉर्म्स बाय आरबीआई, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उनको सही से मेंटेन करा हुआ अभी तक आरबीआई ने। डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन,
अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस भी आ गई है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या जो इलेक्ट्रॉनिक एप्स थी किसी जो आपको लोन्स प्रोवाइड करती थी कस्टमर्स को, उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस भी अब निकल गई है कहीं ना कहीं कि वो कितना लोन दे सकती है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। एडॉप्शन ऑफ बेस 3 नॉर्म्स फॉर स्टेबिलिटी, बेस 3 नॉर्म्स है गवर्नमेंट के जिसके अंदर वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। किस चीज की स्टेबिलिटी? इकोनॉमी की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर आता है फिनटेक कोलैबोरेशन, इंस्टेंट लोन्स, एआई सपोर्ट और डिजिटल केवाईसीज भी इंक्लूड हो गए हैं। ये फिनटेक का पार्ट है जिसके अंदर हमने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी कोलैबोरेट किया है ताकि वहां पर इंस्टेंट लोन्स, एआई का सपोर्ट मिल सके, डिजिटल केवाईसी आसान हो जाए। आज की डेट में हम अपने मोबाइल फोन से ही केवाईसी कर लेते हैं, है ना। डिफरेंट ऐप्स में क्या है, आप फोटो क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका केवाईसी हो जाता है। तो ये सारी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसलिए मर्जर्स ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक विद फाइनेंस एसएफबी 2024 का एक लेटेस्ट केस है, ये आप डेफिनेटली अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो आपकी वेटेज बढ़ेगी आंसर की। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से? कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस। कोऑपरेटिव बेसिस पर जो नाम से सजेस्ट हो रहा है कि कोऑपरेटिव बेसिस पर जो बैंक्स सेटअप होते हैं, दे परफॉर्म द रेगुलर बैंकिंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट द डिपॉजिट, ग्रांट लोन्स, कलेक्ट फंड्स थ्रू शेयर्स, फोकस ऑन रूरल क्रेडिट। मेन इनका फोकस कहां पर है? रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल सेक्टर्स के ऊपर। जो छोटे सेक्टर्स हैं, जो पिछड़े हुए एरियाज है, जिनको एनकरेजमेंट या प्रमोशन की जरूरत है, वहां पर इनका फोकस ज्यादा रहता है कोऑपरेटिव सेक्टर्स का। ठीक है बेटा, कोऑपरेटिव बैंक्स का, जो कि कोऑपरेटिव बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर बात करें, स्टार्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था 1904 में। कब आया था बच्चों? 1904 में, टू प्रमोट द थ्रिफ्ट एंड सेल्फ हेल्प अमंग द एग्रीकल्चरिस्ट एंड आर्टिशियंस। जो आर्टिशियंस और एग्रीकल्चरिस्ट थे उनको हेल्प करने के लिए 1904 में एक एक्ट बन गया था इससे रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 फिर इंट्रोड्यूस हुआ, यहां पर 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया, 3 चीजें इंक्लूड हुई इसमें, प्राइमरी सोसाइटी, सेंट्रल बैंक और प्रोविंशियल बैंक्स। तो प्रोग्रेस वाज स्लो प्री इंडिपेंडेंस। बाय 1951-52 कोऑपरेटिव क्रेडिट वाज ओनली 3.1% ऑफ द टोटल रूरल क्रेडिट। अभी भी जो 51-52 की अगर बात करें तो 3.1% जितना टोटल रूरल एरियाज को जो क्रेडिट मिलता है उसका 3.1% ही कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू जाता है। ठीक है बच्चों, चलो कितने टाइप्स के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं? अब देखो, कोऑपरेटिव बैंक पढ़ तो लिया पर पता होनी चाहिए। तो एक तो हो गया हमारे पास सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल समझते हैं, जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, किसी कोई प्रॉपर टाउन की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैंक्स होते हैं उसकी बात हो रही है। लेंड्स टू प्राइमरी सोसाइटीज फॉर 1 to 3 years, 1 से 3 साल के लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है स्टेट, नाम से पता लग रहा है, एपेक्स बॉडीज इन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर गेट रीफाइनेंस फ्रॉम द आरबीआई एट अ कंसेशनल रेट 1 से 2% बिलो द बैंक रेट। मतलब मेन इनको जो फाइनेंस कहां से मिलता है? आरबीआई से, फिर ही आगे स्टेट लेवल पे लोन प्रोवाइड करते हैं, और जो कि जनरल बैंक से जो इनका रेट होता है वो 1 से 2% कम देखने को मिलता है। ठीक है ना। फिर आता है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। ये क्या है? ऑपरेट इन अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज के बारे में हमने बात करी थी, जो पूरी तरह से रूरल नहीं है और पूरी तरह से अर्बन भी नहीं है, और नॉट एग्रीकल्चरल है। गेट रीफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई या आईडीबीआई फॉर हाउसिंग या स्मॉल बिजनेस लोन्स। तो ये कौन से होते हैं? प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये भी नाम से पता लग रहा होगा आपको। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर डेवलपमेंट, रेगुलेटेड बाय नबार्ड, नॉट आरबीआई। आरबीआई का रोल नहीं है। नबार्ड जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होता है, फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए होता है, उनको रूरल नीड्स, उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए होता है नबार्ड, तो उसके अंडर गवर्न होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है बच्चों, चलो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हमने एक चीज डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में कि एनबीएफसीज होती है। देयर आर सर्टेन एनबीएफसीज विच आर नीदर बैंक तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है बैंक की तरह। जैसे कि बैंक लोन देता है वैसे ही ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है लाइक अ बैंक, सेम, पर फिर भी ये बैंक नहीं है। तो ये क्या है? एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग, बैंक तो नहीं है लेकिन फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है, इसलिए इनका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट बैंकिंग लाइसेंस। मैंने बोला ना बैंक नहीं है पर काम पूरा बैंक वाला कर रही है, यानी लोन प्रोवाइड करने वाला। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते पब्लिक से, फिर तो ये बैंक ही बन जाएंगे पूरी तरह से, है ना। जो बैंक है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एनबीएफसीज है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, बट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स। डायरेक्टर्स यानी कंपनीज के केसेस जब होते हैं तब हो सकता है। रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है ड्यू टू हाई क्रेडिट डिमांड एंड डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। अब ये ग्रो क्यों हो रहा है? क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है, फाइनेंस को लेके, लेंडिंग्स को लेके, लोन्स को लेके, तो इसलिए एनबीएफसीज अब और ज्यादा इमर्ज हो रही है, डिवाइड।
ठीक है ना, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि नॉर्मल बैंक जहां पर लोन नहीं कर पाते, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है, वहां पर एनबीएफसी जो है वो लोन प्रोवाइड कर देती है ना, तो इसलिए इनका आजकल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो टाइप्स अगर हम देखें, नाम और फुल फॉर्म देखना है खाली, आप स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं अपने पास, वीडियो पॉज करके एक बार आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं बच्चों अपने पास जल्दी से। नॉर्मली क्या है, आईसीसी दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। प्रिंसिपल बिजनेस क्या है इसका, असेट फाइनेंस, लोन, सिक्योरिटीज, एक्विजिशन। ये नाम है, ये फुल फॉर्म है, ये इसका फीचर है आईसीसी का। फिर आता है एचएफसी, कुछ के नाम हो सकता है आपने कहीं लिखे हुए देखे हुए एडवर्टीजमेंट्स में, टीवी पे या ऑन रोड एडवर्टीजमेंट्स आपने कभी देखी होंगी, तो कुछ के तो नाम आपने कहीं ना कहीं हो सकता है सुने हो। फिर आता है एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। काम क्या है इसका, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करना, मोर देन 60% एसेट्स और मोर देन 50% टू इंडिविजुअल्स। ठीक है जी। फिर आता है आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, 75% से ज्यादा इक्वल टू या मोर देन 75% ऑफ द एसेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग्स में होता है इनका काम। फिर आता है आईडीएफ एनबीएफसी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, तो रीफाइनेंसिस पोस्ट सीओडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड टीओटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, तो ये वो प्रोजेक्ट्स में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में इनकी फंडिंग्स होती है। फिर आता है सीआईसी, यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, होल्ड्स मोर देन 90% असेट्स इन द ग्रुप कंपनी, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 60% इन द इक्विटी ऑफ द ग्रुप कंपनीज। ग्रुप कंपनी समझते हो जो बहुत सारी कंपनी मिलकर एक साथ कोल्यूजन में यानी कि काम करती हैं, एक तरीके से उनको ग्रुप कंपनीज बोला जाता है। जब बहुत सारी होल्डिंग सब्सिडरीज हैं या फिर एसोसिएट कंपनीज हैं कि एक ही ग्रुप के अंदर यानी एक ही डायरेक्टरशिप के अंदर कह सकते हैं या एक ही फैमिली के अंदर अलग अलग कंपनीज बनी हुई है, तो देयर आर ग्रुप कंपनीज। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद एनबीएफसी एमएफआई, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। मोर देन 75% ऑफ एसेट किसमें इनका, माइक्रो फाइनेंस लोन्स में, एज पर आरबीआई 2022 डायरेक्शंस के हिसाब से। एनबीएफसी फैक्टर्स में फैक्टरिंग कंपनी आती है, मोर देन 50% ऑफ द एसेट है, इनकम फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस। एमजीसी आता है मॉर्गेज गारंटी कंपनी में, मोर देन 90% टर्नओवर इनकम फ्रॉम मॉर्गेज गारंटी से आता है। एसपीडी आता है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, ऑथराइज टू डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है बेटा, ये टॉपिक क्या है आपका कि सिंपल आपको नाम देखने हैं, उनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए थोड़ा सा, और फंक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से रिलेटेड आने के चांस कम है। ये टॉपिक ये है कि आप अपने एनबीएफसी के क्वेश्चंस में इसमें से जितनी आपको एनबीएफसी याद है वो आप मेंशन कर सकते हो। कोई स्पेसिफिकली किसी एनबीएफसी से मुझे नहीं लगता कि वो आपसे किसी का फंक्शन या फुल फॉर्म पूछेंगे। आपको ये इसलिए पता होना चाहिए कि जब आप एनबीएफसी से रिलेटेड आंसर लिख रहे हो तो आप इनमें से जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एनबीएफसी आपको पता है तो वो आप बता सकते हो विद देयर नेम, फुल फॉर्म और उनका फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक समझ आया? दो तीन और है, ये भी देख लेते हैं। एनओएफएचसी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, होल्ड शेयर्स ऑफ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है जी, की फीचर। और ये होता है अकाउंट एग्रीगेटर, कलेक्ट एंड कंसोलिडेट कस्टमर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डज नॉट ओन द डेटा। एनबीएफसी P2P, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन इंटरमीडियरी फॉर लोन फैसिलिटेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है बच्चों, फिर से बता रहा हूं इनका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन इसकी रेलेवेंस क्या है कि अगर आप एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ बता रहे हो, उनके फीचर्स बता रहे हो, एनबीएफसी से रिलेटेड पूछा जाता है कुछ भी, तो आप अपने एग्जांपल लेके इनको इनके अंदर जितने मैक्सिमम मेंशन करोगे तो फिर से एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है एनबीएफसी के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो क्या क्या सर्विसेज है, ये काम का है भाई। पर्सनल लोन भी देते हैं, होम लोन भी देते हैं, व्हीकल से रिलेटेड भी और गोल्ड लोन भी, इन सब में डील करते हैं एनबीएफसी। माइक्रो फाइनेंस भी देते हैं, लीजिंग एंड हायर परचेज भी डील करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी है इनके पास। तो ये सारे फीचर्स हैं जो एनबीएफसी प्रोवाइड करती है फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं डिफरेंस। अब नॉर्मल एनबीएफसी और बैंक्स में अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस है। एक तो हमने बात करी कि नॉर्मली पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते एनबीएफसी, वो सिर्फ लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मली पब्लिक के साथ जो बैंकिंग डीलिंग्स होती हैं वो नहीं कर सकते, वो नॉर्मल बैंक्स कर सकते हैं, राइट। तो पहला देखो वही है, क्या डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, ये कर सकते हैं। इशू चेक नहीं कर सकते, चेक का भी कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर है। डिपॉजिट इंश्योरेंस ये भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल है। पार्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम भी नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल है। पार्ट पेमेंट कर सकते हो आप, ये सेटलमेंट कर सकते हो। इसके अंदर रेगुलेशन जो है आरबीआई है, बट डिफरेंशियल नॉर्म्स है। यहाँ पर आरबीआई स्ट्रिक्ट प्रूडेंट नॉर्म्स है, जो एनबीएफसी है उसके लिए थोड़े से नॉर्म्स अलग तरीके से है। अब ऐसा नहीं है कि वो बैंक नहीं है तो आरबीआई गवर्न नहीं करता उनको, आरबीआई गवर्न करता है, लेकिन नॉर्म्स उनके नॉर्मल बैंक से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है ना, चलो यहां तक समझ आया बच्चों। कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट और इशू चेक्स पढ़ लिया हमने। क्लैरिफाइड बाय एक्टिविटी एंड लायबिलिटी, इंपॉर्टेंट टाइप्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने पीछे पढ़ी एनबीएफसी हम मेंशन करना चाहते हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एनबीएफसी के नेम है। रैपिड ग्रोथ ड्यू टू फ्लेक्सिबल लेंडिंग, मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ जगहों पर ऐसा है जहां पर नॉर्मल बैंक्स जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं करते, उनकी कुछ नॉर्म्स इस तरीके से है कि वो उस पर्टिकुलर जगह पर या उस पर्टिकुलर बोरोवर को वो लोन नहीं दे पाते।
या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ भी ऐसा रीजन होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो बोरोवर है वो एनबीएफसीज को अप्रोच करता है और ये उनको इजिली लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। और समटाइम्स लोअर इंटरेस्ट रेट भी होता है। वैसे बोला जाता है कि एनबीएफसी ज्यादा चार्ज करते हैं, पर जब बैंक्स लोन्स प्रोवाइड कर ही नहीं रहे उन बोरोवर को, और वो बोरोवर अगर एनबीएफसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या लोअर रेट और क्या हायर रेट, राइट, क्योंकि उसको लोन मिल रहा है, बड़ी बात है। अब बात समझ रहे हैं? तो इसलिए एनबीएफसी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी में, दे आर फ्लेक्सिबल लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, एंड नीश सर्विसेज, ठीक है बच्चों। चलो यहां तक क्लियर हुआ। चलो उसके बाद बात करते हैं बेटा बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब जो हमारी कैपिटल मार्केट्स है वो किस चीज में डील करते हैं? कैपिटल मार्केट्स बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स में डील करती है, यानी कि जब लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं 1 साल 2 साल से ज्यादा के, तो वहां पर कैपिटल मार्केट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मनी मार्केट ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स में डील करती है ना। ये हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आप अपने नॉलेज पर्पस के लिए एग्जाम में अगर आंसर में इंक्लूड करने के पर्पस से देखना चाहो तो देख सकते हैं कि 18th सेंचुरी से क्या स्टार्ट हुआ, ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योरिटी शुरू हुई। 19th सेंचुरी से अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हुई बॉम्बे में एंड कलकत्ता में। फिर 1860 से 61 में अमेरिकन सिविल वॉर हुई, कॉटन ट्रेड बूम आया टू फर्स्ट शेयर प्राइस बूम इन इंडिया, जो पहला शेयर प्राइस का बूम देखने को मिला। फिर एक बबल बर्स्ट हुआ 1865 में, जहां पर शार्प स्लंप हो गया था शेयर प्राइसेस में, बहुत ज्यादा स्लंप देखने को मिला। 1875 में नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन फॉर्म्ड इन बॉम्बे, प्रीकर्सर टू बीएसई कह सकते हैं इसको। उसके अलावा 1927 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर दी बॉम्बे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन हुआ। 1990s के बाद ये मैंने आपके लिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोवाइड दी, लास्टिंग ग्रोथ, मार्केट बिकेम एफिशिएंट, लिक्विड एंड रेजिलिएंट। मतलब उसके बाद मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और मार्केट कहीं ना कहीं बूम पकड़ने लगी। रेजिलियंस का मतलब सर्वाइव्ड एशियन, कब कहां पे देखने को मिला था ये, फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 से 98, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2007 से 9 और टेपर टेंट्रम हुआ था 2013 में भी। तो ये कुछ रीसेंट ट्रेंड्स, मतलब हिस्ट्री से लेकर रिसेंट तक हम लेके आए चीजें। ये आप अपने आंसर में अगर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड आता है तो जो जो आपको याद रहता है, जो जो आप याद कर सकते हो वो आप मेंशन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें डील होती है, टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें पहले। इक्विटी शेयर्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं, अकाउंटिंग आप लोग डेफिनेटली पढ़ते होंगे। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। अगर आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हो, यानी कि आप कंपनी की जो कैपिटल है उसके अंदर आपका पार्ट भी इन्वॉल्व है, यानी कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगी तो उसका शेयर आपको भी मिलेगा, लेकिन आफ्टर पेइंग टैक्स, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर्स, आफ्टर पेइंग ऑल द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स को भी जब डिविडेंड दे दिया जाएगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें आपका शेयर होगा, राइट। इक्विटी का मतलब यही होता है कि कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर में पार्टिसिपेट करना। तो ऑल्सो कॉल्ड दी ऑर्डिनरी या कॉमन शेयर्स, रिप्रेजेंट दी ओनरशिप, कि आपकी कितनी ओनरशिप है, जितना भी शेयर इक्विटी शेयर आपके पास कंपनी का होगा, दैट मींस उतनी परसेंटेज होल्डिंग आपके पास है उस कंपनी की, ठीक है बच्चों। मैच्योरिटी होती है कोई क्या इनके अंदर? नहीं, नो मैच्योरिटी एग्जिस्ट अंटिल द कंपनी इज लिक्विडेटेड। जब तक कंपनी है तब तक आपका शेयर रहेगा कंपनी में, जब तक आप खुद से अपनी मर्जी से सोल्ड नहीं करते। तो क्लेम हो सकता है इनकम पे, रेजिडुअल क्लेम होता है, बचा कुचा क्लेम, यानी जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है लास्ट में, पेड आफ्टर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तभी इनको ऑर्डिनरी बोला जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को जब मिल जाता है उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फिर आता है वोटिंग राइट्स, सॉरी क्लेम ऑन असेट, रेजिडुअल क्लेम आफ्टर दी क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर वही बात, क्रेडिटर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब मिल जाता है उसके बाद असेट्स में भी तभी क्लेम हो सकता है। वोटिंग राइट होते हैं, बिल्कुल होते हैं वोटिंग राइट, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, ठीक है ना। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, जो भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर शेयर होल्डर्स की वोटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो वोटिंग राइट तो होता ही है। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड टू द शेयर्स ओनली, जितनी आपके पास शेयर्स की वैल्यू है उतनी ही आपकी लायबिलिटी, कंपनी उतना ही आपको पे करने के लिए लायबल है, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं। एडवांटेज क्या है कंपनी के लिए? एक तो परमानेंट कैपिटल है, नो फिक्स्ड डिविडेंड बर्डन, नो चार्ज ऑन दी एसेट। जब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं है। तो शेयर्स का कंपनी को तो फायदा है ही, आपने कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी ने उस पैसे को यूटिलाइज करा तरीके से। अब कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपको देगी डिविडेंड, नहीं होगा प्रॉफिट तो नहीं देगी, कोई इसके अंदर कोई गारंटी तो करी नहीं है पेमेंट की, राइट। इन्वेस्टर के लिए क्या है? हायर डिविडेंड इन गुड टाइम्स, वोटिंग राइट होता है कंपनी का, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। अगर इन्वेस्टर को एक अच्छी कंपनी मिल जाए और अच्छी जगह उसका पैसा इन्वेस्ट हो जाए तो उसकी अमाउंट ग्रो करती है, अगर कंपनी ग्रो करती है तो उसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, राइट। डिसएडवांटेज क्या है कंपनी के लिए? डिविडेंड नॉट टैक्स डिडक्टेबल, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कहीं ना कहीं कम होती है कंपनी की। जितना ज्यादा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है उतना ज्यादा कंपनी की, या जितना ज्यादा इक्विटी शेयर देती है तो पर शेयर के हिसाब से जो अर्निंग है वो डाइल्यूट होती रहती है।
इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, इररेगुलर या अनसर्टेन है। ऑब्वियसली तो आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा स्टार्टिंग से कि ऑर्डिनरी शेयर्स है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कंपनी नहीं दे रही, तो ये इन्वेस्टर के लिए नुकसान है। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कह सकते हैं कि फिर भी बेनिफिट है, पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान वाली बात है ना। लास्ट क्लेम इन द लिक्विडेशन, प्राइस वोलेटिलिटी, प्राइस भी फ्लक्चुएट कर जाता है और लास्ट क्लेम होता है, यानी सबसे लास्ट में जब प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास सब कुछ देने के बाद फिर इनका नंबर आता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए एक डिसएडवांटेज है। ठीक है बच्चों। प्रेफरेंस शेयर्स, अब तो नाम समझ आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो जिनको प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं फॉर डिविडेंड एंड कैपिटल रीपेमेंट्स, इनके पास ज्यादा राइट्स होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, राइट। हाइब्रिड सिक्योरिटी, मिक्स ऑफ डेट होते हैं, फिक्स डिविडेंड और इक्विटी भी होती है, नहीं पार्ट ऑफ इक्विटी बेस। एक तो फिक्स्ड भी मिलेगा डिविडेंड और इक्विटी, जो इक्विटी वाला प्रेफरेंस मतलब इक्विटी वाला रोल है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करना, वोटिंग राइट्स, वो सब तो है ही, और साथ में एक फिक्स डिविडेंड भी मिल रहा है, तो एक तरीके से डेट वाला फीचर भी आ रहा है ना। क्लेम ऑन इनकम फिक्स डिविडेंड पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या क्लेम ऑन असेट है, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी इन लिक्विडेशन अनलेस पार्टिसिपेटिंग। वैसे इनका वोटिंग राइट जो है नन नॉर्मली एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मिल जाता है, पर नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही उसका बेनिफिट भी ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि वोटिंग राइट्स भी होते हैं इनके पास, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है बच्चों, चलो। फायदे, कंपनी के लिए कोई कोलेक्टरल नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, फिक्स्ड कमिटमेंट है, नो वोटिंग राइट्स, जनरली तो कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर फिक्स इनकम, फायदे वाली चीज है, प्रायोरिटी मिलती है इनको डिविडेंड की, कैपिटल रिपेमेंट्स भी होती है। डिसएडवांटेज, कंपनी के लिए कॉस्टलियर है, डेट से ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है कंपनी को। टैक्स डिसएडवांटेज मिलता है, डिविडेंड नॉट डिडक्टेबल, कंपनी इसको डिडक्ट नहीं कर पाती अपने प्रॉफिट्स में से, टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाती। इन्वेस्टर के लिए भैया लोअर डिविडेंड है वर्सेज इक्विटी, एज कंपेयर टू इक्विटी इनका डिविडेंड क्या रहता है, क्योंकि फिक्स है। अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कर लिया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा भी तो मिल जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस को बोला जा रहा है भैया फिक्स, ये मिलेगा आपको, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा आपको। पर जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना फिक्स्ड वाला अमाउंट कम लगेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा भी तो मिल रहा है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो फिक्स है, इसलिए उनको ये नुकसान लगता है। कोई वोटिंग राइट नहीं होता जनरली, नो चार्ज ऑन दी एसेट। ठीक है जी, चलो। कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं? क्यूमुलेटिव मतलब अनपेड डिविडेंड्स एक्यूमुलेटेड एंड आर पेड लेटर। अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है और बाद में मिलता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है, अनपेड डिविडेंड लैप्स हो जाता है, कि अगर आपने अनपेड और आपने क्लेम नहीं कराया, किसी रीजन से नहीं मिला प्रेफरेंस शेयर को, तो बाद में क्लेम नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाएगा। कन्वर्टेबल क्या है, जिसको वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी लग रहा है कि अब हमें फिक्स नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कि जितना प्रॉफिट हो उतना हमें शेयर मिले परसेंटेज वाइज, तो फिर अपने इक्विटी शेयर्स को अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट आर कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मतलब नहीं कर सकते कन्वर्ट। पार्टिसिपेटिंग मतलब जो शेयर इन सरप्लस और प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन पार्टिसिपेट मतलब ओनली फिक्स डिविडेंड, कुछ पार्टिसिपेशन नहीं है कंपनी के प्रॉफिट्स में। रिडीमेबल मतलब जो रीपेबल हो जाते हैं, जैसे मैक्स 20 to 30 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अपने प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद लेगी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दे देगी, तो दिस इज कॉल्ड रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन होती है प्रेफरेंस शेयर्स में। एक तो वो हो गया रिडीमेबल, और अगर रिडीमेबल नहीं है, नॉट अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट, वैसे तो अगर रिडम्पशन नहीं है उसको इरिडीमेबल बोलते हैं, पर कंपनीज एक्ट में ऐसा अलाउड नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स की ऑलवेज रिडम्पशन लाइफ होती है, एक मैच्योरिटी लाइफ होती है। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक समझ आया? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जो है वो एक तरीके से लोन है जो कंपनी ले रही है जनरल पब्लिक से, और उसके बदले वो क्या देगी, इंटरेस्ट। जब हम लोन लेते हैं तो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, तो सिमिलरली कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से लोन ले रही है और उसके बदले वो उनको इंटरेस्ट पे करेगी। तो अब यहां पर कंपनी के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जितना भी लोन लिया और उसके ऊपर जो एग्रीड इंटरेस्ट है वो कंपनी रेगुलरली पे करती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनीज टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड्स। डिबेंचर होल्डर्स क्या है, इट विल बी इक्वल टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको कंपनी अपने क्रेडिटर्स की तरह मानेगी, कंपनी ने उनसे लोन लिए, तो डिबेंचर होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। फीचर क्या है, मैच्योरिटी एक फिक्स रीपेमेंट डेट होती है, इनकम में क्लेम, फिक्स इंटरेस्ट है, लीगल ऑब्लिगेशन इवन इफ लॉस। कंपनी लॉस में भी है तो भी कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को। क्लेम ऑन असेट प्रायोरिटी ओवर शेयर होल्डर्स इन लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो शेयर होल्डर से पहले इनको बेनिफिट मिलेगा, शेयर होल्डर्स को बाद में पूछा जाएगा। वोटिंग राइट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ओनर नहीं होते, इन्होंने एक पैसा दिया कंपनी को जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट खा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है कि जब भी कभी डिबेंचर इशू होते हैं ना इसी कंपनी के, वो बचते ही नहीं, मतलब मार्केट में वो दिखते ही नहीं, एक तरीके से आते ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स इनकम होती है, एक तरीके से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा भाई, कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, तो डिबेंचर्स तो आते ही लोग फटाफट इन्वेस्ट करके डिबेंचर्स कैप्चर कर लेते हैं, है ना। चलो फायदे देखेंगे इसके कंपनी के लिए। कह सकते हैं कि इक्विटी से कम कॉस्ट होती है इनकी, एज कंपेयर टू इक्विटी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट होता है, इसके इंटरेस्ट को वो टैक्स में भी डिडक्शन ले सकते हैं। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल तो है ही नहीं डिबेंचर होल्डर्स के पास, उन्होंने सिर्फ एक पैसा दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं।
इन्वेस्टर्स के लिए सेफ है, फिक्स्ड इनकम होती है, सिक्योर्ड है, डेफिनेट मेच्योरिटी, पहले से सारी चीजें तय होती है, ये मिलेगा, इतने बजे मिलेगा, इतने टाइम पे मिलेगा और इतने दिन पे आके हमारा डिवेंचर खत्म हो जाएगा। तो सारी चीजें पहले से डिसाइड होती है, तो सेफ एंड सिक्योर। कंपनी के लिए नुकसान लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन बन गई कि प्रॉफिट हो या नुकसान हो इनको तो देना ही पड़ेगा, है ना। रिड्यूसेस द क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी की कहीं ना कहीं एक, और अगर क्रेडिट लेना हो कंपनी को तो उसके लिए पहले उनका ये देखा जाएगा कि तुम्हारे ऑलरेडी क्रेडिट कितना चल रहा है। तो जितना भी उन्होंने डिवेंचर होल्डर्स बढ़ा रखे होंगे, अपने डिवेंचर होल्डर्स को जितने डिवेंचर इशू कर रखे होंगे, उतना कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कम होगी, यानी उतना वो और लोन कम ले पाएगी आगे, राइट। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, कोई वोटिंग राइट तो है ही नहीं, कोई शेयर का मतलब भी नहीं है, प्राइस फ्लक्चुएशन विद इन द इंटरेस्ट रेट्स हो सकती है, इंटरेस्ट रेट में प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकती है, ठीक है जी। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ डिबेंचर कौन कौन से, जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर पढ़े वैसे भी देख सकते हैं। कन्वर्टेबिलिटी, नॉन कन्वर्टेबल यानी एनसीडीज हो सकते हैं, या पार्शली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, या फुली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, या फिर ऑप्शनली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं कि अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर लो। सिक्योरिटी में सिक्योर्ड तो होते हैं भैया, क्योंकि कंपनी को वही प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही है। अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, नो चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, ठीक है। टेन्योर में रिडीमेबल, फिक्स्ड मैच्योरिटी, इरिडीमेबल में नो फिक्स्ड डेट। रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड नेम ऑन द सर्टिफिकेट, बियरर ट्रांसफरेबल बाय द डिलीवरी, मतलब एक डिवेंचर दूसरे डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है जी। यहां तक बात समझ आई बच्चों। चलो, की डिफरेंस बिटवीन इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर, फटाफट से जो हमने तीनों पढ़े, वीडियो पॉज करेंगे, इसको देखेंगे जल्दी से। जो हमने तीनों में चीजें पढ़ी हैं वो सारी एक साथ फटाफट रिकॉल। ओनरशिप इसमें होती है, प्रेफरेंस में हाइब्रिड होती है, डेट प्लस इक्विटी, इसमें सिर्फ डेट। डिविडेंड में यहां पर वेरिएबल है, यहां पर फिक्स है, यहां पे फिक्स है, ठीक है जी। डिडक्टेबल नहीं होते ये होते हैं। वोटिंग राइट होता है, कुछ हद तक होता है, डिबेंचर्स का कोई मतलब ही नहीं है। क्लेम इन लिक्विडेशन सबसे लास्ट में, बिफोर इक्विटी और बिफोर शेयर, सबसे पहले इनको, ठीक है ना। मैच्योरिटी कोई नहीं होती, ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, और ये खाली रिडीमेबल, ठीक है जी। इरिडीमेबल हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स में भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नॉट अलाउड है, ठीक है, फिर भी एक कैटेगरी में मान सकते हैं। समझ आया बच्चों? ठीक है बच्चों, समझ आया। ये था आपका इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर से रिलेटेड सारी चीजें विद कंपैरिजन। नेक्स्ट पे चलते बेटा, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू एमएसएमईज, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनको फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या सर्विसेज मिलती है हमारी कंट्री में, और क्या क्या उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वो देखते हैं एक बार जल्दी से। चलो, मतलब क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज में सिग्निफिकेंस अगर देखें, हमारी कंट्री में 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में एमएसएमई से आ रहा है। अकाउंट्स फॉर ओवर 45% ऑफ द एक्सपोर्ट्स एमएसएमई से हो रहा है। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा बड़े एम्प्लॉयर्स यानी सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहने के एमएसएमईज का देखा जा रहा है। प्रमोट्स द एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एमएसएमई रिप्रेजेंट 90% ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड ओवर 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। पूरी एम्प्लॉयमेंट का 50% पार्ट और एंटरप्राइजेस का 90% पार्ट जो है वो हमारी एमएसएमई रिप्रेजेंट करती है बच्चों, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन कितने तरह की है देखो, हमने नाम से पढ़ा है इसके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो वही क्लासिफिकेशन है, उसके देखते हैं किस बेसिस पर वो क्लासिफिकेशन है। तो गवर्नड बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, एक तो 2006 का, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट मेंशन करना जरूरी है। कभी भी एमएसएमई का क्वेश्चन आएगा आप स्टार्ट करेंगे उसके एक्ट से कि गवर्नड बाय दिस एक्ट 2006, ठीक है जी। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, इन तीनों के बेसिस पर हमने कैटेगराइज कर रखा है कि माइक्रो है, मीडियम है या स्मॉल है। जैसे देखते हैं जल्दी से, माइक्रो में क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी की है वो 2.5 करोड़ से लेस देन इक्वल टू है अगर, और एनुअल टर्नओवर है लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, ये दोनों बातें होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो। फिर स्मॉल वाली कैटेगरी कहाँ आएगी बेटा, लेस देन इक्वल टू 25 करोड़ और लेस देन इक्वल टू 100 करोड़ ऑफ एनुअल टर्नओवर, तो वो आ जाएगी स्मॉल में। फिर अगर बात करें मीडियम की, लेस देन इक्वल टू 500 करोड़ और लेस देन इक्वल टू 500 करोड़ ऑफ एनुअल टर्नओवर, तो वो आ जाएगी किसमें, मीडियम में, ठीक है। ये कैटेगरी है जिसके बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है बच्चों? चलो, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है एमएसएमईज के लिए जिसके अंदर मैंडेटरी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर कोई एमएसएमईज आगे लोन पर्पस के लिए जाती हैं, लोन अप्लाई करती हैं, तो उनके पास ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मेन जो पर्पस प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बात करूं, वैसे तो उनको कराना ही होता है, पर कहीं ना कहीं एक उद्यम सर्टिफिकेशन होता है जो एक वेरीफाइड करता है कि हाँ ये एमएसएमईज है, ठीक है ना। लॉन्च कब हुआ है, 1 जुलाई 2020 से फीचर क्या है इसके अंदर, फ्री पेपरलेस सेल्फ डिक्लेयर्ड रजिस्ट्रेशन है, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, नॉर्मल आपको साइट पे जाना और अपना डिटेल डालना, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
ठीक है ना, नो डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वायर्ड, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखनी होती है और पंच करना होता है और आपका रजिस्ट्रेशन का एक जनरेट हो जाता है नंबर, ठीक है ना। माइग्रेट्स अर्लियर रजिस्ट्रेशन उद्यम आधार EMI EM2 टू न्यू सिस्टम, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म UAP बोलते हैं, कब हुआ 11 नवंबर 2023 को। एम्स टू ब्रिंग द इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज इनटू द फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि एक इनफॉर्मल तरीके से चल रही थी, अगर आप उद्यम पे रजिस्टर्ड करा लेते हो तो यानी कि एक रिकॉग्निशन मिल गई आपको लीगल, और जब किसी चीज को लीगल रिकॉग्निशन मिल जाती है तो वो फॉर्मल बन जाती है, राइट। तो एनेबल्स द एक्सेस टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बेनिफिट्स, मैंने आपको बताया ना लेंडिंग बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, अब उनको प्रायोरिटी यानी कि जब उनके पास एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको लोन्स वगैरह लेने में या फाइनेंस मैनेज करने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। चलो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या करा आज तक इसके लिए, कुछ प्रोग्राम्स के नाम देखते हैं। PM विश्वकर्मा स्कीम विच इज लॉन्च्ड ऑन दिस डेट 17 सितंबर 2023, अनाउंस्ड इन बजट 23-24 के बजट में भी इसका नाम लिया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट आर्टिशियंस क्राफ्ट पीपल टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, इंटीग्रेट इनटू द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है जी। ओवरऑल यानी कंट्री की ग्रोथ ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर इन सबको इंक्लूड करा जाएगा, इनको कंसिडर करा गया बजट के अंदर। बेनिफिट क्या है, दैट एनहांसेस द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है बच्चों। उसके अलावा एक और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, ठीक है नहीं, ये भी एक और प्रोग्राम है हमारे पास PMEGP, विच इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेज इन नॉन फार्म सेक्टर। स्पेसिफिकली फोकस किस पे गया, नॉन फार्म सेक्टर के ऊपर। मार्जिन मनी दैट इज सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन बैंक लोन्स, बैंक लोन्स के अंदर इनको एक मार्जिन मनी है, सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई कि इतना लोन लेंगे तो इतना लोन आपका माफ होगा, बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ लोन है वो पे करना है खाली। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की 50 लाख, सर्विस सेक्टर के केस में 20 लाख, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं, फिर आता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज के नोटिफाइड हुई है 2012 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, 2012 में मैंडेट करी गई, सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट CPSE मस्ट प्रोक्योर दी 25% फ्रॉम MSEs। रिजर्वेशन है विद इन 25% में, दैट मीन्स 4% ऑफ SC/STs ओन MSE, 3% ऑफ वुमेन और 358 आइटम्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर प्रोक्योरमेंट फॉर MSME, यानी कि 358 आइटम्स को एक्सक्लूसिव वो कर दिया, क्या कर दिया, इनको रिजर्व कर दिया कि यही बनाएंगे खाली, कि इनको कोई और बना ही नहीं सकता। तो अगर यही बनाएंगे तो इनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, कि कोई इनका कॉम्पिटिटर्स यानी कि कम कर दिया ना, कॉम्पिटिटर्स कम कर दिया तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट है जो MSMEs को आज तक मिले, ठीक है बच्चों। डिजाइनिंग पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, अब हमारे पास आया नीति आयोग 2025 का लेटेस्ट डेटा आपके पास। वैसे नीति आयोग 2015 में आ गया था, राइट। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और उसका नाम रख दिया था नीति आयोग। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आई MSME से रिलेटेड, खास करके हमारी मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। तो लिमिटेड एक्सेस टू टेलर्ड फाइनेंस, लो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ये कुछ चैलेंजेस थे जिनको फेस करा गया और इनको रिमूव करा गया नीति आयोग के अंडर। लो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, इनएडिक्वेट R&D सपोर्ट था, लैक ऑफ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल मिसमैच, ये कुछ चीजें नोटिस करी गई नीति आयोग 2025 के अंडर, इनको चैलेंजेस माना गया और इनके ऊपर वर्क करा गया, ठीक है बच्चों। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो था वो किस तरीके से बना, जो जो चैलेंजेस हमने फेस करे थे हमने उनको इंप्रूव कर दिया। देखो टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन, टेलर्ड मतलब जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि सही तरीके से उसको मैनेजेबल बना दिया, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल स्कीम्स लिंक टू टर्नओवर, 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स, फास्टर डिसबर्सल, तो इंप्रूव कर दिया उनका फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, मतलब लाइन अप कर दिया कितने अमाउंट तक का लोन ले सकते हो। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया जो पहले नहीं थी, पहले टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही थी, तो अपग्रेड कर दिया टेक्नोलॉजी को, इंडिया के SME 4.0 बना दिए, कॉम्पिटेंस सेंटर बना दिए उसके। R&D को प्रमोट करा क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं थे तो वो प्रोवाइड कर दिए, सेटअप R&D सेल बना दिया MSME में इंडस्ट्री में यूज, सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड टू क्लस्टर दी प्रोजेक्ट्स। फिर हुई टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी, डेवलप सेक्टर स्पेसिफिक टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज, ये कुछ फैसिलिटीज इंप्रूव करी गई सेक्टर वाइज, पर सेक्टर वाइज चीजें इकोनॉमी में लाई गई, ठीक है जी। फिर हुआ कस्टम स्किल डेवलपमेंट, अलाइन स्किल प्रोग्राम्स विद एंटरप्राइजेज नीड्स एंड इंटीग्रेट टू ESDP। फिर आया सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल, क्रिएट सब पोर्टल बाय ऑन उद्यम, जो हमने नाम डिस्कस किया अभी, एंड AI असिस्टेंस फ्रॉम स्कीम डिस्कवरी एंड कंप्लायंसेस। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एड ऑन हुई जिससे मीडियम एंटरप्राइजेस को और ज्यादा ग्रोथ मिली बच्चों, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो फिर क्या विजन था इसका, ट्रांसफॉर्म दी मीडियम एंटरप्राइजेज इनटू द ग्रोथ इंजन फॉर विकसित भारत 2047 यानी 2047 तक एक विकसित भारत देखने को मिले, ये विजन है कहीं ना कहीं। प्रमोट द इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ, यानी अल्टीमेट ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ताकि पूरे क्या देखने को मिले हमें, एक विकसित भारत 2047 तक, ठीक है बच्चों।
तो आई होप चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस करे बच्चे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एग्जाम में आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे एक बारी, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम्स लिखने हैं। थ्योरी एग्जाम्स होने जा रहे हैं पहली बार, तो करेंगे अच्छे से मेहनत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये वाले चैप्टर्स मेरे साथ बने रहेंगे और आगे आगे हम करते रहेंगे जितने टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।